हैं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट यानी ईडीएस की। जी ये आजकल काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, खासकर नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट यानी ईडीएस की। जी ये आजकल काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, खासकर सेबी के जो नए नियम आए उसके बाद। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास सेबी की एक हालिया तुलनात्मक स्टडी रिपोर्ट है जिसके आंकड़े हैं। जी, ये दिसंबर 2024 से मई 2025 तक के ट्रेडिंग ट्रेंड्स को देखती है। और पिछले सालों से तुलना भी करती है। तो कोशिश यही रहेगी समझने की कि ये जो बदलाव हुए हैं इनका बाजार पर और खास तौर पर जो हमारे व्यक्तिगत निवेशक हैं उन पर आखिर असर क्या पड़ा है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। देखिए, डेरिवेटिव्स बाजार की अपनी एक अहमियत है। वो प्राइस डिस्कवरी में मदद करते हैं, लिक्विडिटी मतलब खरीद बिक्री को आसान बनाते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट भी तो है, जोखिम प्रबंधन। हाँ बिल्कुल, निवेशकों को जोखिम से बचने के तरीके देते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में तेजी आई थी, हाँ वो तो बहुत ज्यादा थी, खासकर एक्सपायरी वाले दिन। सही, उसी तेजी ने कुछ चिंताएं खड़ी कर दी थी, निवेशकों की सुरक्षा को लेकर और पूरे सिस्टम की स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी को लेकर भी। हाँ, वो चिंताएं तो साफ दिख रही थी। तो क्या ये माना जाए कि सेबी ने इन्हीं चिंताओं की वजह से ये नए नियम लागू किए? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही वजह थी। तो इसी माहौल में सेबी ने पहले अक्टूबर 2024 में और फिर मई 2025 में इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स का जो पूरा ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अच्छा, और मई 2025 वाले जो उपाय थे उनका खास मकसद क्या था? देखिए, मई वाले उपायों का मुख्य उद्देश्य था, एक तो डेरिवेटिव से जुड़े जो जोखिम हैं उन पर बेहतर नजर रखना और उनके बारे में साफ जानकारी देना। दूसरा, सिंगल स्टॉक्स में कई बार एफएनओ बैन लग जाता था। हाँ, वो गलत तरीके से भी लग जाता था कभी कभी। जी, तो उसकी अवधि कम करना। और तीसरा, इंडेक्स ऑप्शंस में कहीं जरूरत से ज्यादा पोजीशंस एक जगह जमा तो नहीं हो रही या कोई हेरफेर तो नहीं कर रहा, उसकी बेहतर निगरानी। समझ गया, मतलब फोकस था रिस्क कम करना और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाना। तो ये जो उपाय अक्टूबर 2024 से लागू हुए वो कौन कौन से मुख्य कदम थे? मुझे याद है काफी कुछ एक साथ बदला था। हाँ, कई अहम बदलाव के थे। जैसे जो वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको थोड़ा रैशनलाइज किया गया, व्यवस्थित किया गया। ये 20 नवंबर 2024 से लागू हुआ। अच्छा। उसी दिन से ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन जो टेल रिस्क कवरेज होती है, मतलब अचानक बड़े नुकसान से बचाव के लिए जो मार्जिन लगता है, उसे भी बढ़ाया गया। और वो कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला बदलाव, उसने तो काफी सुर्खियां बटोरी थी। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ा दिया गया। एनएसई पर ये 2 जनवरी 2025 से लागू हुआ और बीएसई पर 10 जनवरी 2025 से। इसके अलावा जो मंथली इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको भी सुधारा गया। अब हर एक्सचेंज के लिए एक्सपायरी सप्ताह का एक ही दिन तय है। बीएसई मंगलवार, एनएसई गुरुवार और एमएसई शुक्रवार। ये जनवरी 2025 से लागू हुआ। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने का मकसद शायद ये था कि छोटे निवेशक बिना सोचे समझे बड़े दाव ना लगाएं। क्या ये सोचती? संभवतः यही सोच रही होगी, रिटेल पार्टिसिपेशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश। और क्या बदलाव थे इसके अलावा? इसके साथ ही 10 फरवरी 2025 से 2 और नियम आए। एक तो ये कि ऑप्शन खरीदने वालों को अब ऑप्शन का प्रीमियम एडवांस में देना होगा। पहले ऐसा नहीं था। नहीं, सेटलमेंट T+1 पर होता था, अब अपफ्रंट कलेक्शन है। और दूसरा, एक्सपायरी के दिन जो कैलेंडर स्प्रेड पर मार्जिन बेनिफिट मिलता था वो हटा दिया गया। अच्छा। और आखिर में 1 अप्रैल 2025 से पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग, मतलब दिन के दौरान भी निगरानी शुरू हुई। हालांकि इसमें एक पेंच है कि इंडेक्स डेरिवेटिव्स में अगर दिन में लिमिट तोड़ी जाती है तो उस पर फिलहाल पेनाल्टी से छूट दी गई है। अच्छा, तो मतलब निगरानी है पर अभी सजा नहीं। वाह, काफी सारे पेच कसे गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब बदलावों का जमीनी स्तर पर क्या असर दिखा, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी पर? दिसंबर 2024 से मई 2025 के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं? क्या वॉल्यूम कम हुआ? आंकड़े देखिए एक मिली जुली तस्वीर दिखाते हैं। अगर हम पूरे इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ईडीएस
की बात करें और उसकी तुलना कैश मार्केट सीएम से करें तो दिसंबर 24 से मई 25 के दौरान ईडीएस का जो एवरेज डेली टर्नओवर था वो पिछले साल की इसी अवधि मतलब YOY उसके मुकाबले 5% कम हुआ है। सिर्फ 5% कम? हाँ, सिर्फ 5% कम। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात है, अगर हम 2 साल पहले की इसी अवधि से तुलना करें तो ये 46% ज्यादा है। आंकड़ा है करीब 2,43,094 करोड़ का। अच्छा, तो मतलब पिछले साल से थोड़ी नरमी जरूर है, लेकिन 2 साल पहले के मुकाबले अभी भी काफी तेजी है। हाँ। कैश मार्केट का क्या हाल रहा? क्या वहां भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला? कैश मार्केट में गिरावट थोड़ी ज्यादा थी। वहां एवरेज डेली टर्नओवर पिछले साल की तुलना में 11% कम हुआ। पर यहाँ भी कहानी वही है, 2 साल पहले की तुलना में देखें तो ये 91% ज्यादा है, लगभग 1,05,544 करोड़। वाह, 91% ज्यादा 2 साल में। जी, तो पैटर्न लगभग वैसा ही है, पिछले साल से गिरावट, लेकिन 2 साल पहले के मुकाबले बाजार का आकार काफी बड़ा है दोनों सेगमेंट्स में। ये दिलचस्प है कि गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है। अब उस सेगमेंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा फोकस में था, इंडेक्स ऑप्शंस। वहां क्या हुआ, क्योंकि सारी चिंता तो वही थी। बिल्कुल, इंडेक्स ऑप्शंस में अगर हम प्रीमियम टर्नओवर देखें, मतलब ट्रेडर्स ने ऑप्शंस खरीदने के लिए कुल कितना पैसा लगाया, वो पिछले साल की तुलना में 9% भी कम हुआ। 9%, ठीक है। लेकिन 2 साल पहले की तुलना में ये 14% ज्यादा रहा। आंकड़ा था करीब 61,533 करोड़। और नोशनल टर्नओवर का क्या, जिसका साइज बहुत बड़ा दिखता है हमेशा? हाँ, नोशनल टर्नओवर मतलब उन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कुल अंडरलाइंग वैल्यू होती है, उसमें गिरावट ज्यादा साफ दिखी। ये पिछले साल की तुलना में 29% कम हुआ। 29%, ये काफी गिरावट है। हाँ, ये सब्सटेंशियल है, पर यहाँ भी 2 साल पहले की तुलना में ये 42% ज्यादा था। आंकड़ा बहुत बड़ा है, लगभग 3,18 करोड़ 50,65,800 करोड़ रोज का। तो संदेश साफ है, हालिया उपायों के बाद वॉल्यूम में कुछ कमी आई है, खासकर नोशनल वैल्यू में, लेकिन 2 साल पहले जो विस्फोटक ग्रोथ थी उसके मुकाबले अभी भी ट्रेडिंग काफी ज्यादा है। तो मतलब रेगुलेटर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन गाड़ी अभी भी बहुत तेज चल रही है। अब व्यक्तिगत निवेशकों की बात करते हैं, उनकी भागीदारी पर क्या असर पड़ा? क्या वे कम ट्रेड कर रहे हैं? व्यक्तिगत निवेशकों का जो ELDS में एवरेज डेली टर्नओवर था, वो पिछले साल की तुलना में 11% कम हुआ। पर यहाँ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। 2 साल पहले की तुलना में ये 36% ज्यादा है। आंकड़ा है 56,042 करोड़ रोज का। अच्छा, तो उनकी भागीदारी ने भी पिछले साल के मुकाबले कमी है, लेकिन 2 साल के नजरिए से देखें तो वो अभी भी बाजार में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। ये तो हुई हालिया तस्वीर, मतलब पिछले कुछ महीनों की। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए पिछले 5 वित्तीय वर्षों को देखें, FY 2020 से FY 2025 तक, तो क्या आप लंबे समय के ट्रेंड्स कुछ और इशारा करते हैं? हाँ, लंबे समय के ट्रेंड्स काफी कुछ बताते हैं और बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, पिछले 5 सालों में EDS, अगर हम उसे ऑप्शंस प्रीमियम के नजरिए से देखें, और कैश मार्केट CM, इन दोनों की जो CAGR है, मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, वो लगभग बराबर रही है। ओह, ये तो सरप्राइजिंग है। कितनी रही? EDS की CAGR 23% थी और CM की 25%। तो ये दिखाता है कि मोटे तौर पर दोनों मार्केट साथ साथ बढ़े हैं पिछले 5 सालों में। ये तो बराबरी की बात हुई, लेकिन EDS के अंदर तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। क्या वहां ग्रोथ एक समान थी, खासकर इंडेक्स ऑप्शंस जिसकी इतनी बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। EDS के अंदर तस्वीर एकदम अलग है। इंडेक्स ऑप्शंस प्रीमियम का CAGR सबसे विस्फोटक रहा, 72%। 72%? जी, इसके बाद स्टॉक ऑप्शंस प्रीमियम का CAGR 44% रहा, और यही कहानी नोशनल टर्नओवर में और भी ज्यादा स्पष्ट दिखती है। इंडेक्स ऑप्शंस का नोशनल टर्नओवर CAGR रहा 101%। 101% CAGR, ये तो मतलब अविश्वसनीय ग्रोथ है। बिल्कुल, जबकि स्टॉक ऑप्शंस का नोशनल CAGR 61% रहा। तो इससे साफ पता चलता है कि पिछले 5 सालों में डेरिवेटिव्स मार्केट की ग्रोथ का असली इंजन इंडेक्स ऑप्शंस ही रहे हैं। सही बात है। और व्यक्तिगत निवेशकों का रुझान कैसा रहा इन 5 सालों में? क्या वे भी इसी इंडेक्स ऑप्शन की लहर पर सवार थे? बिल्कुल, व्यक्तिगत निवेशकों का कुल EDS कारोबार 19% CAGR से बढ़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिए,
वित्त वर्ष 2020 में इंडेक्स ऑप्शंस में उनकी ट्रेडिंग उनके कुल ईडीएस ट्रेड का सिर्फ 5% हिस्सा थी, सिर्फ 5%। सिर्फ 5% FY20 में। हाँ, और वित्त वर्ष 2025 तक ये बढ़कर 41% हो गया। 41%, मतलब 5 साल में 5% से 41%। जी। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत निवेशक कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर इंडेक्स ऑप्शंस की तरफ खींचे चले आए पिछले कुछ सालों में। ये तो जबरदस्त शिफ्ट है। मतलब रिटेल निवेशक अब डेरिवेटिव्स में ज्यादातर इंडेक्स ऑप्शंस ही ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेड करने वालों की संख्या की। दिसंबर 2024 से मई 2025 के दौरान कितने यूनिक ट्रेडर सक्रिय थे बाजार में? क्या संख्या घटी? हाँ, संख्या घटी है। इस अवधि में ईडीएस में ट्रेड करने वाले कुल यूनिक ट्रेडर्स की संख्या पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 20% कम होकर 67.74 लाख रह गई। 20% की गिरावट। पिछले साल कितने थे? पिछले साल ये 84.25 लाख थे। लेकिन फिर वही बात, अगर हम 2 साल पहले से तुलना करें, जब ये 54.85 लाख थे, तो ये अभी 24% ज्यादा है। पैटर्न वही है, पिछले साल से कम, 2 साल पहले से ज्यादा। क्या ये कमी हर तरह के ट्रेडर में बराबर थी या छोटे ट्रेडर ज्यादा प्रभावित हुए इन नियमों से? ये एक दिलचस्प पहलू है इस रिपोर्ट का। आंकड़े बताते हैं कि जिन ट्रेडर्स का कुल टर्नओवर 1 लाख रुपए से कम था, उनमें पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा कमी आई। अलग अलग छोटे ब्रैकेट्स में -30% और -22% की कमी दिखी। अच्छा, मतलब सबसे छोटे वाले ज्यादा कम हुए। हाँ, YOY बेसिस पर। लेकिन अगर हम 2 साल पहले से तुलना करें तो 10,000 रुपए से कम टर्नओवर वाले ब्रैकेट में यूनिक ट्रेडर्स की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 57% की। ये कैसे हो सकता है? मतलब YOY गिरावट सबसे ज्यादा पर 2 साल में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा? इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि जो हालिया सख्ती हुई है उससे बहुत छोटे, शायद शौकिया किस्म के ट्रेडर्स कुछ हतोत्साहित हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। लेकिन अगर हम 2 साल पहले देखें तो उस समय के मुकाबले अब भी ऐसे बहुत छोटे ट्रेडर्स की संख्या काफी ज्यादा है मार्केट में। समझ गया, ये हो सकता है। और अगर हम सिर्फ व्यक्तिगत ट्रेडर्स की बात करें, मतलब इंडिविजुअल्स की, उनकी संख्या का क्या ट्रेंड रहा है? उनका पैटर्न भी बिल्कुल टोटल ट्रेडर्स जैसा ही है। व्यक्तिगत यूनिक ट्रेडर्स की संख्या पिछले साल की तुलना में 20% कम हुई, लेकिन 2 साल पहले की तुलना में 24% ज्यादा रही। इनकी संख्या लगभग 67.56 लाख थी। यानी कुल ट्रेडर्स का लगभग पूरा हिस्सा व्यक्तिगत ट्रेडर्स ही हैं। हाँ, लगभग 99% से भी ज्यादा। ठीक है, तो वॉल्यूम कम हुआ, ट्रेडर्स की संख्या भी घटी, खासकर पिछले साल के मुकाबले। लेकिन दुनिया के नक्शे पर देखें तो वैश्विक स्तर पर भारत का डेरिवेटिव्स बाजार अब कहाँ खड़ा है? क्या इन बदलावों से हमारी पोजीशन कमजोर हुई है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं। इन सब बदलावों और वॉल्यूम में हालिया कमी के बावजूद भारत का इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, और उसमें भी खासकर इंडेक्स ऑप्शंस, दुनिया के दूसरे बाजारों की तुलना में अभी भी असाधारण रूप से बड़ा और सक्रिय है। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस WFE के मार्च 2025 के आंकड़े बताते हैं कि ट्रेड हुए अनुबंधों, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या के लिहाज से भारतीय एक्सचेंज दुनिया में टॉप पर है। टॉप पर? जी हाँ, टॉप पर। और सिर्फ टॉप पर नहीं, दूसरे नंबर पर जो एक्सचेंज है उससे 4.3 गुना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ट्रेड हुए। 4.5 गुना ज्यादा लगभग। हाँ, ये जरूर है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज में बदलाव हुआ है हाल में, तो एकदम सीधी तुलना थोड़ी मुश्किल है, पर ये आंकड़ा भारत के बाजार के विशाल आकार और गतिविधि को साफ दिखाता है। हम अभी भी ग्लोबल लीडर हैं इसमें। 4.3 गुना, ये तो जबरदस्त है। मतलब वैश्विक मंच पर हम अभी भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं डेरिवेटिव्स में। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा हो रहा है, व्यक्तिगत ट्रेडर्स की लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या सेबी के इन उपायों से उन्हें कोई फायदा हुआ? क्या उनके घाटे कम हुए? FY 2024-25 का अध्ययन इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। ये स्टडी देश के टॉप 13 स्टॉक ब्रोकर्स के डेटा पर आधारित थी। इनके पास लगभग 96 लाख यूनिक व्यक्तिगत ट्रेडर्स का क्लाइंट बेस था। ठीक है, तो सैंपल साइज काफी बड़ा है। जी। क्या निकला स्टडी में? स्टडी का नतीजा चौंकाने वाला है। वित्त वर्ष 2025 में लगभग 91% व्यक्तिगत ट्रेडर्स ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा उठाया। 91%? ये तो लगभग उतना ही है जितना FY 24 की स्टडी में था। मुझे याद है वो आंकड़ा भी करीब 90% था।
हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घाटे में रहने वाली ट्रेडर्स का प्रतिशत लगभग वही रहा। मतलब इतने सारे नियमों और बदलावों के बाद भी 10 में से 9 व्यक्तिगत ट्रेडर डेरिवेटिव्स में पैसा गंवा रहे हैं। ये तो बहुत निराशाजनक है। और क्या घाटे की रकम में कोई बदलाव आया? हाँ, और ये चिंता की बात है, व्यक्तिगत ट्रेडर्स का कुल शुद्ध घाटा, जिसमें ब्रोकरेज और दूसरे चार्जेस मतलब लेन देन की लागत भी शामिल है, वो वित्त वर्ष 2024 के 74,812 करोड़ रुपए से 41% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 1,05,603 करोड़ रुपए हो गया। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कुल घाटा व्यक्तिगत निवेशकों का एक साल में? जी हाँ, 1,05,000 करोड़ से ज्यादा। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। यकीन नहीं होता। और प्रति व्यक्ति औसत घाटा, एवरेज लॉस पर पर्सन, क्या वो भी बढ़ा? हाँ, वो भी बढ़ा। प्रति व्यक्ति औसत घाटा 27% बढ़कर 1,10,069 रुपए हो गया। तो न सिर्फ उतने ही प्रतिशत लोग घाटे में रहे, बल्कि उनका कुल घाटा और प्रति व्यक्ति औसत घाटा दोनों काफी बढ़ गए FY25 में। ये आंकड़े तो वाकई परेशान करने वाले। मतलब नियम सख्त हुए, वॉल्यूम घटा, ट्रेडर्स कम हुए, लेकिन जो ट्रेड कर रहे हैं उनका घाटा और बढ़ गया। स्थिति सुधरने के बजाय शायद और बिगड़ी है। आंकड़े तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। क्या इन घाटों में कोई तिमाही रुझान दिखा? मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर कुछ बदलाव आया, खासकर नवंबर 2024 के बाद जब ये उपाय लागू होने शुरू हुए? क्या आखिरी तिमाही Q4 FY25 में कुछ सुधार दिखा? हाँ, तिमाही आंकड़ों में कुछ दिलचस्प पैटर्न जरूर दिखे। पहली बात तो ये कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी Q1 में यूनिक ट्रेडर्स की संख्या 61.4 लाख थी। ये चौथी तिमाही Q4 तक लगातार घटते हुए 42.7 लाख रह गई। अच्छा, तो ट्रेडर्स लगातार कम होते गए पूरे साल? जी, और ये गिरावट नवंबर 2024 के बाद थोड़ी तेज हुई जब नियम प्रभावी हुए। तो शायद कुछ ट्रेडर्स नियमों की वजह से या घाटे की वजह से बाहर हो गए। और तिमाही घाटे का क्या वो भी कम हुआ Q4 में? हाँ, यहाँ एक मामूली राहत की बात है। कुल घाटा और प्रति व्यक्ति घाटा Q1 से Q3 तक लगातार बढ़ता गया। Q3 में ये अपने चरम पर था, लेकिन Q4 में इसमें कुछ कमी आई। कितनी कमी? Q3 की तुलना में Q4 में कुल घाटा 26% कम हुआ और प्रति व्यक्ति घाटा 8% कम हुआ। तो ये शायद दिखाता है कि उपायों का कुछ असर हुआ हो, या जो ट्रेडर्स बाजार में बचे थे वे थोड़ा ज्यादा सावधान हो गए हों। लेकिन ये कमी कितनी महत्वपूर्ण थी? ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि Q4 में हुआ घाटा भी Q1 के स्तर से ज्यादा था। और सबसे अहम बात, Q4 में भी 86.4% ट्रेडर्स घाटे में ही थे। तो हाँ, Q3 के मुकाबले थोड़ी कमी जरूर आई, पर समस्या का स्केल अभी भी बहुत बड़ा है। 86% से ज्यादा लोग अब भी घाटे में थे आखिरी तिमाही में भी। समझ गया। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, सेबी के नए नियमों के बाद डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रेडर्स की संख्या में पिछले साल के मुकाबले कमी आई है, ये साफ है। लेकिन 2 साल पहले के स्तर से ये अभी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर भारत अभी भी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, खासकर इंडेक्स ऑप्शंस में एक महाशक्ति बना हुआ है, दुनिया में सबसे आगे। हाँ, वो भी सही है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात व्यक्तिगत निवेशकों की है। 51% लगातार घाटे में है। उनका कुल घाटा FY25 में 1 लाख करोड़ रुपए पार कर गया और औसत घाटा भी बढ़ा है। आखिरी तिमाही में घाटे में मामूली कमी दिखी, पर घाटे में रहने वालों का प्रतिशत अभी भी बहुत ऊंचा है, लगभग 86%। आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया है। आंकड़े यही कहानी कहते हैं। नियामक बदलाव अपनी जगह है, उनका कुछ असर वॉल्यूम पर दिखा है, लेकिन व्यक्तिगत निवेशकों के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, खासकर ऑप्शंस, एक बेहद जोखिम भरा मैदान बना हुआ है। सफलता की दर बहुत ही कम है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब इतने कड़े नियम लागू करने के बाद भी 10 में से 9 व्यक्तिगत निवेशक लगातार घाटे में हैं, तो ये इस तरह के जटिल इंस्ट्रूमेंट्स में रिटेल भागीदारी की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या वाकई में निवेशक सुरक्षा के लिए सिर्फ नियम बदलना ही काफी है, या हमें शिक्षा, जागरूकता और शायद उत्पादों की उपयुक्तता, मतलब प्रोडक्ट सूटेबिलिटी जैसे पहलुओं पर भी और गहराई से सोचने की जरूरत है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिसका जवाब शायद आसान नहीं है।